अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू काजमी साहिबा। इस टेंशन की दुनिया में इस समय मुझे लगता है कि इंडियन आवाम देखती है कि कम से कम आरजू काजमी साहिबा को देखें तो थोड़ी टेंशन कम हो। लेकिन कई बार आप सवाल ऐसे पूछ लेती है कि टेंशन बढ़ जाती है। आज मेरी कोशिश होगी टेंशन ना बढ़े। नहीं सर, मेरी भी कोशिश होगी कि टेंशन ना बढ़े। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और सर बात, लेकिन क्या करें सर, बात है ही टेंशन की। सर ट्रम्प ने जो टाइम दे रखा है बेचारे, ट्रम्प की भी कोई इज्जत ही नहीं रह गई सर। हर कुछ दिन के बाद नया टाइम दे देता है ईरान को। तो सर धीरे धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो। कहीं सुन लिया तो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा। शहबाज शरीफ को सुसाइड करना पड़ेगा, मुनीर साहब का लंच खराब हो जाएगा और सारे के सारे आपके अकाउंट फ्रीज कर देंगे ये लोग। सर 5 बार अभी तक वो अपना टाइम दिया हुआ और उसके बाद चेंज कर चुका है। तो अब मैं और क्या कहूँ सर। एक बार फिर कहा जा रहा है कि 12 आवर्स के बाद जो है वो फिर अटैक शुरू हो जाएंगे। अटैक अभी भी कहा जा रहा है शुरू हो गए। लेकिन क्या लग रहा है सर आपको, ईरान मान जाएगा ट्रम्प की बात, या ट्रम्प जो है वो जो कह रहे हैं कि हम उसको स्टोन एज में ले जाएंगे, तो क्या वाकई ऐसा होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान नहीं मानेगा। ईरान इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मानेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास कुछ गंवाने को हो तो उसको बचाने के लिए आप काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये आपकी और मेरी जिंदगी में भी होता हम्म। है। ऐसा नहीं है कि आपकी और मेरी, ये हर जगह होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस समय ईरान हैज लॉस्ट बिग वे, इसमें कोई शक नहीं। अब आप ईरान को और क्या गिराओगे वो, सिवाय स्टोन एज की जो आप बात कर रहे हैं उसको हम टैकल कर लेते हैं, बट उससे हम्म। पहले, स्टोन एज से पहले अब आप उसके अंदर और क्या गिराओगे? और इतना कुछ गिराने के बाद 90-95% आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स बर्बाद कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब ठीक है। उसके बावजूद ईरान गिरा नहीं, ईरान टूटा नहीं, ईरान की रिजाइन चेंज नहीं हुई। रिजाइन चेंज के नाम पर ईरान की आवाम उसके झंडे के नीचे आ गई। ये ना, ये ये एक्चुअली गोरे लोग जो सो कॉल्ड अमेरिकन होते हैं, इन लोगों को नहीं समझ आती। इनके यहाँ ना बड़ा प्रॉब्लम है। एक एक अपने देश के लिए सो कॉल्ड जान देना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये लड़ाइयां हमेशा दूसरे की जमीन पर लड़ते हैं, कोशिश करते हैं कोलिजन बनाकर के चलो जी ब्लेम गेम में सारे के सारे मिल जाए। सो मुझे नहीं लगता कि इस समय ईरान ईरान को टैकल करने का अगर कोई तरीका है तो वो है ओमान। क्योंकि ओमान को एक्सपीरियंस है कि ईरान की क्या दिल के अंदर की चीजें हैं जो ईरान चाहता है, कैसे ईरान को थोड़ा पेसिफाई किया जा सकता है, कैसे ईरान को कन्विंस किया जा सकता है। ये सारी चीजें मिलाकर बनता है ईरान का एटमॉस्फियर। नहीं कर पाए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी, अब आ गई आवाज? जी जी, अब आ गई। तो सर हेलो। जी 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 सर, आवाज आ रही है अब। तो मेरा मेरा मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होगी, एज फार एज यूएस इज कंसर्न, यूएस को ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि यूएस एक जगह है, ट्रंप हम्म। दूसरी जगह है। इस यूएस के सिर के ऊपर ट्रंप नहीं है। यूएस में पाया जा रहा है कि ट्रंप इज लिटिल अवे फ्रॉम यूएस, क्योंकि वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनका सेनेट मान नहीं रहा, पार्लियामेंट मान नहीं रहा, नेटो मान नहीं रहा, यूरोपियन यूनियन मान नहीं रहा। एक सिर्फ अकेलेता इकलौता जो उसका पीस प्राइस का पुराना दोस्त है वो है पाकिस्तान। और वो भी अगर मध्यस्थता कर पाता तो ईरान को मंजूर नहीं है, क्योंकि ईरान को शक होता होगा कि पाकिस्तान विल साइड विद अमेरिका। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके हम्म। सामने एक पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए वो वाली चीजें बन नहीं पा रही जो ओमान बना पाता था। आज मुझे लगता है कि यस, कहीं ना कहीं एक फर्क पड़ता है कि ओमान अगर इस बातचीत में आता है तो एक एटमोसफियर बनने की उम्मीद है। बट उसके बावजूद जो आपने 12 घंटे वाला बोला है, आप देख रहे हैं उसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू हो गई है। एक पहला अटैक तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले ऑलरेडी खर्ग आइलैंड के ऊपर बड़ा मैसिव अटैक आ गया है। इसी तरह मैं तो देख रहा हूं कि 97 वेव्स ऑफ अटैक जो मिसाइल्स और ड्रोन के
ईरान भी भेज चुका है। सो दोनों जगहों पर रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर बात आती है मैरिटोरियम की, 10 दिन की जो आप बात कर रही हैं कि जो खत्म हो रहा है, वो 10 दिन सिर्फ पावर प्लांट्स के लिए था, बिजली के पावर प्लांट्स के लिए था। मैं तो कह रहा हूं बिजली से बढ़कर आपने ऑलरेडी प्रॉब्लम वहां क्रिएट कर दी कि वो आपने वो ब्रिज जो है वो कराज में डिस्ट्रॉय कर दिया। आज इसराइल वार्निंग दे रहा है कि कोई भी अपने ट्रेन में भी मत चलना, क्योंकि हम ट्रेन को भी उड़ा सकते हैं, हम ट्रेन के ब्रिजेस को भी उड़ा सकते हैं। तो अब ये लड़ाई एक्चुअली रुकने वाले जो कंडीशंस है ना, वो बड़ी कम होती जा रही है और बढ़ने वाली बढ़ती जा रही है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम। लेकिन सर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक चल रहे हैं ईरान के, पाकिस्तान की तरफ से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि जी सऊदी अरेबिया पे अटैक ना करें। क्या ईरान रुकेगा? क्योंकि ईरान तो गल्फ कंट्रीज में जहां जहां पर भी उसे ऐसा लगेगा कि उससे वो अमेरिका को कोई डैमेज दे सकता है तो वो वहां पर अटैक करेगा। तो सऊदी अरेबिया का इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान के कहने से ये अटैक रुक जाएंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के कहने से तो अटैक नहीं रुकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा है। आपको अपना तेल निकालना है, आपको अपना सो कॉल्ड एक एक वो सो कॉल्ड जो आपका फेस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए हम पीस कराने की कोशिश कर सकते हैं, करा सकते हैं। आप एक्चुअली इन सब में बहुत ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया का, अगर आपने कम से कम एक बार यही अनाउंस कर दिया होता ना कि वी स्टैंड विद सऊदी अरेबिया, वो भी तो नहीं हो रहा। आप एक्चुअली देखिए, आपके पास प्रॉब्लम ये, आप ईरान के साथ खड़े नहीं हो दिखते। आप यूएस के साथ खड़े दिखाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मुस्लिम ब्लॉक के साथ खड़े दिखोगे तो, अगर सऊदी के खिलाफ दिखोगे तो ईरान बुरा मान जाएगा। आपके यहाँ बड़ी तकलीफ है, क्योंकि सब जगह सब लोगों को खुश करना ऑल द टाइम इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं कि इस समय जो आपने एक डिप्लोमेटिक पोस्चर ले रखा है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप हर जगह पीस की एटलीस्ट बात कर रहे हैं, चाहे आप पीस करा पाए या ना करा पाए, बट आपके ऊपर एक तगमा लगता नजर आ रहा है। चाहे वो खुद ही लगा रखा हो, वो एक अलग बात हो, लेकिन चलिए जी, हम पीस करने के लिए तैयार हैं। आपने एटलीस्ट वो तख्ती पकड़ पकड़ रखी है कि चलिए जी, सऊदी अरेबिया के लिए भी हम पीस कराते हैं कि ईरान प्लीज उस पर अटैक मत करो। बोले जी, यूएस और ईरान के बीच में, ये तो आपके डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का है कि हम तो मैसेजेस को इधर से उधर भेज रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो आई डोंट थिंक कि अगर, क्योंकि सऊदी का एक बड़ा फ्रेंड मुझे लगता है अमेरिका है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इस समय सऊदी, यूएई, ईरान के खिलाफ यूएस के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। इसलिए आपकी बात सुनना ईरान के लिए पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि अगर वो कंट्री न्यूट्रल होता, ईरान या पाकिस्तान की तरफ देख रहा होता, तब तो समझ आई। वो तो स्ट्रेट अवे इस समय चल रही है बात कि सऊदी एंड यूएई बोथ ऑफ देम वांट्स कि इस लड़ाई को यार इस बार खत्म करो और अच्छे से खत्म करो। ये हर बार नहीं तो 10-20 साल बाद आप निकल कर आएंगे। लेकिन सर इसलिए अगर मुझे लगता यही है काम आपका स्टैंड थोड़ा सा कमजोर है। सर अगर यही काम भारत कर रहा होता तो आप कहते देखें हमारी कैसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम रशिया से भी बात कर रहे हैं, हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, हम ऑयल भी ले रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। लेकिन सर अगर वही चीज पाकिस्तान अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके चलने की कोशिश करे तो आप कहते हैं कि आप कैसे करेंगे, इसलिए कि आप एक साइड पर हो जाए। सर एक साइड पे तो आप लोग नहीं होते, तो हमें क्यों कह रहे हैं होने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि आप हमेशा से एक साइड पर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आपके, अगर आपका बैकग्राउंड देखें, आपका कैरेक्टर देखें, आपका इंक्लिनेशंस देखें, आपका दिली जज्बात देखें, आप कभी भी न्यूट्रल या नॉन अलाइन नहीं रहे। इसलिए आपकी एक रेपुटेशन है पाकिस्तान की कि दे विल ऑलवेज टेक अ साइड एंड दैट साइड इज ऑफ यूएस। क्लैरिटी है। अरे 10-20 साल की थोड़ी ना बात है, 50 साल की बात कर रहे हैं। अब आगे बात, अगर आप कहते हैं कि हम होते या नहीं, हमारा हमेशा से दिखावा, हमारा हमेशा से कैरेक्टर, हमारा हमेशा से डिस्प्ले नॉन अलाइंड था, है और रहेगा। उस नॉन अलाइंड में इंडिया जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है टाइम के हिसाब से, कि आजकल हम सेलेक्टिव अलाइनमेंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन आर नीड। ये वही यूएस है जिसके ट्रम्प के पिछले टेन्योर में हमारे और उनके हाथ मिले हुए थे, गले मिले हुए थे, दिल मिले हुए थे। ये वही ट्रम्प है जो इस बार इंडिया के साथ बातचीत करते समय टैरिफ की बात करते हैं, इम्पोजिशन की बात करते हैं, इंडिया हैज टू मेक मी हैप्पी की बात करते हैं। उसके बावजूद
हमारे रिलेशंस के बीच में टैरिफ रिलेटेड प्रॉब्लम आई, दरार नहीं आई, दरार हमेशा से थी। इंडियंस कैन नेवर रिलाई ऑन और बिलीव व्हाट यूएस से, ये हमारा टाइम टेस्टेड पॉइंट रहा है। वो हमेशा से वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ था, है और रहेगा। इसलिए हम उसको सिर्फ एंगेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम रशिया के साथ और ज्यादा ट्रेड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सैंक्शंस इन्वॉल्व है। हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर काम कर रही है, उसको वर्ल्ड में सरवाइव करना है। अगर सैंक्शंस लगे हुए होंगे तो वो वर्ल्ड में कैसे करेगी? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस ने पेट्रोल लेना रशिया से खत्म कर दिया था, रोक दिया था। तो सब जगह बोला गया इंडिया ने रोक दिया, इंडिया इंडिया ने नहीं रोका, इंडिया चल रहा था। लेकिन रिलायंस ने टोटली रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? क्योंकि वो सैंक्शंस में आ जाता वर्ल्ड ओवर। और उसका रिजल्ट देखिए, इसको बोलते हैं विजन, कि रिलायंस उस रिफाइनरी को यूएस में लगा रहा है, जो यूएस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये वही रिलायंस है, क्योंकि उसने देखा। देखिए, बिजनेसमैन को बिजनेस भी देखना है, और वो इंटरेस्ट के इंडिया कंट्री के इंटरेस्ट में है तो और ज्यादा देखना है। अब आप बताइए, मैं अगर एज अ इंडियन कंपनी यूएस की सबसे बड़ी रिफाइनरी ऑपरेट कर रहा हूं, तो क्या मेरे रिलेशन उस कंट्री के साथ अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे? बुरे होते हुए भी बुरे नहीं हो पाएंगे, अच्छे ना हो पाए, लेकिन वी आर एंगेजिंग। चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम है, बट वी आर एंगेज विद देम ऑन ट्रेड। इसलिए हमारे बीच में गलवान जैसी इंसिडेंट्स होने के बावजूद हमारे बीच में स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान के साथ हम कहीं पर भी स्टेबल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को हम किसी के साथ स्टेबल नहीं देख पा रहे। अगर आज की तारीख में देखें पाकिस्तान को, जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान करेगा तो आप उसकी बुराई करते हैं। पाकिस्तान एक तरफ से चाइना के साथ चाह रहा है, उसी तरह एक तरफ अमेरिका के साथ चलना चाह रहा है। लेकिन वो दोनों कंट्री किसी भी हालत में इकट्ठा नहीं चल सकते। हालांकि उनका ट्रेड हो रहा है, लेकिन नॉट थ्रू अमेरिका, थ्रू पाकिस्तान। तो इसलिए मानिए मेरी बात, ये हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। ये हमारा इवेल्युएशन है, ये हमारे पास प्रूफ है, ये हमारा एक हम इसके चश्मदीद गवाह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा एक ही साइड चलता है, दोनों साइड नहीं चल पाता। सर वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उस पर भी थोड़ा मतलब टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि किसी तरीके से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस कर लें, लेकिन उसी के साथ साथ सर अगर हम ये देखेंगे जो ट्रम्प जिस तरह की थ्रेट्स दिया करते हैं ईरान को, कभी कहते हैं स्टोन एज में ले जाएंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो सर क्या वो न्यूक्लियर चलाने की धमकी दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स की बात शुरू हो जाए? इसलिए कि ईरान ने भी कहा है कि जहां पर उनके मिसाइल्स वगैरह बनते हैं अगर वहां पर अटैक हुआ तो साफ ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसके रिजल्ट्स बहुत खराब आ सकते हैं। देखिए, अगर वर्ड्स को पकड़कर चलेंगे कि हम स्टोन एज में ले जाएंगे, एक ही अकेला वेपन सिस्टम है दुनिया में जो आपको स्टोन एज ले जाएगा, और वो है न्यूक्लियर। मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मुझे आपको लगता है कि यूएस की आवाम ये करने देगी? यूएस की पार्लियामेंट उसे वो करने देगी? उसके नेटो कंट्रीज उसे करने देंगे? उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाएगा? कोई उसको रोक पाएगा? अगर आपने सोच लिया कि चलिए वो पहिया पहिया वाले बम अगर इधर पर कोई गिराएगा तो उसका इफेक्ट भी वो 1 से 2 किलोमीटर में होगा, तो पूरा ईरान कैसे डिस्ट्रॉय होगा? ईरान पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा, स्टोन एज में नहीं जाएगा। आप बताइए। देखिए, जो इस समय जैसे आज खर्ग आइलैंड में बड़ा मेजर अटैक हुआ है, मैं कहता हूँ एक सेकंड के लिए खर्ग आइलैंड टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। आपको लगता है वो स्टोन एज में चले गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी भी हॉर्मूज बचा हुआ है, हॉर्मूज में वो जो वसूली है वो करी जा सकती है। खर्ग आइलैंड को फिर से रीबिल्ड किया जाता है। खर्ग आइलैंड में है क्या? ज्यादा बड़ी बात यह है, खर्ग आइलैंड में सभी के सभी टैंकर्स और सुपर टैंकर्स को भरने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां से ईरान का पूरा 90 to 95 पैसा वहां से आता है, क्योंकि वो भरते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुएं हैं, वो पाइपलाइन से आता है, अलग अलग कुओं से, और वो पाइपलाइन जमीन के नीचे है, कोई भी ऊपर नहीं। सो इसलिए आपको ये जरूर मानना पड़ेगा कि अगर यूएस इस तरह की बात कर रहा है तो वो एक उस तरह की थ्रेट, जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि मैं तेनू देख ले आऊंगा। वो देख ले आऊंगा का क्या मतलब होता है? ठीक है ना? नहीं, तू 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 आगे आ, मैं देखता हूं, तू आगे आ।
वो तो आगे आने वाली। तो ये एक स्लैंग है जो, अदरवाइज आप बताइए कितनी बंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेसिडेंट, गालियों तक उतर आए हैं। ये क्या उनका स्टैंडर्ड है? लेकिन नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये जो स्टोन एज वाली बात है, अगर आपके बीच में बात चल रही है तो स्टोन एज की बात उन्हें नहीं हम्म, करनी चाहिए, पॉजिटिविटी में चलना चाहिए। मैं आपके साथ हमेशा से पॉजिटिविटी क्यों चलाता हूँ कि यार कहीं ना कहीं आपके जो लाखों करोड़ों फैंस हैं वो कहीं सुने कि यार पॉजिटिविटी जिंदा है। हो पाए नहीं हो पाए मुझे नहीं पता, बट जिंदा एटलीस्ट है। सेम गोज फॉर यूएस। इस तरह की स्टेटमेंट देकर यूएस एक्चुअली कुछ अचीव नहीं कर रहा, उल्टा ईरान के अंदर उसका जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय जो उसकी अंदर की फीलिंग, उसको और स्ट्रांग कर रहा। हम्म, क्योंकि होता क्या है कि आपके थप्पड़ का जो डर होता है वो तभी तक होता है जब तक वो लगे ना। एक बिल्कुल। बार लग गया, हम्म, चोट लग गई, उसके बाद तो अब बोले यार एक के बजाय दो सही, दो के बजाय चार सही, हम्म, अब तो मैं भी मारूंगा। तू, तेरे पास स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है, तू उससे मारेगा। मेरे पास पत्थर है, मैं पत्थर भी मारूं। और वो पत्थर अनफॉर्चुनेटली फॉर यूएस नजर आ रहे हैं कि काफी हद तक कारगर हैं। वो मिसाइल सिस्टम जो 90% आपने डिस्ट्रॉय किया, वो 10% काफी हावी पड़ रहा है। वो ड्रोन्स काफी हावी पड़ रहे हैं। टेल अवीव को पूछिए कितने अटैक हो रहे हैं। यूएस को तो पूछने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि उनका तो जमीन इन्वॉल्व ही नहीं है। ये तो उन बेसिस को पूछिए जो मिडिल ईस्ट में है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मानता हूं ईरान काफी हद तक गलत था अपनी टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिजबुल्लाह, हमास, हूती के हिसाब से। बट अपने आप में जिस स्टेज, देखिए हर एक चीज को ना एनालिसिस अलग अलग लेवल पे करना है। अगर हम बात कर रहे थे, याद करिए उन दिनों में जब हमास ने वो इसराइल पर अटैक किया था, बड़ा बर्बरता दिखाई थी, तब हम सब ने क्रिटिसाइज किया था ईरान को कि आप फंड कर रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो, आप इक्विपमेंट दे रहे हो। आज हम देख रहे हैं एक कंट्री के एग्जिस्टेंस और वर्चस्व का सवाल है। उस वर्चस्व में दुनिया ये जरूर देखती है कि अगर हम एज इंडिया हम अपने आप को कंपेयर करें कि यूएस के सामने हम कमजोर हैं और उसी तरह ईरान कमजोर है, तो जब ईरान उठकर खड़ा होता है तो हम अपने आप को उसके साथ पाते हैं। तो यार हमारे अंदर भी ऐसा ही कुछ मामला है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली लोग ईरान के सो कॉल्ड उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। हम्म, सबको मालूम है कि ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो हम्म, कितना टिका हुआ है, कितना उस कमजोरी में टिका हुआ है, आई थिंक दैट इज व्हाट नीड्स एप्रिसिएशन। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कल आपने पायलट निकाल लिया, बहुत बड़ी बात है। ये वर्ल्ड का यूनिक ऑपरेशन होगा। आपने उसके बदले में 100 सैनिक कमांडोज डाले, 200 डाले, 500 डाले, दो C-130 डिस्ट्रॉय करवा लिए, हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गया, A-10 डिस्ट्रॉय हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। आप अपने पायलट को ले गए एज अ फौजी, मुझे हम्म। गर्व है। मैं सलूट करता हूं उस आर्मी को जो अपने पायलट को ले गई। लॉसेस आर वेरी वेरी माइनर इफ कंपेयर्ड कि मेरा एक जवान बिहाइंड एनिमी लाइन से मैं वापस लिया। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज सल्यूटिंग ईरान, के ईरान काफी हद तक डैमेज होने के बावजूद खड़ा है, टिका है और छोड़ नहीं रहा। बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में ये जरूर पूछूंगी कि अमेरिका जो टिका हुआ था या अमेरिका की जो एक कह लीजिए एक डर खौफ रहता था, वो भी खत्म हो गया दुनिया से। अब कोई कंट्री कम से कम अमेरिका से नहीं डर रही कि हो गए भाई सुपर पावर, इनको तो एक छोटी सी कंट्री ने इतनी, जिसे कहते हैं ना, मार लगाई है। तो वो तो वियतनाम ने भी लगाई थी। वियतनाम में कौन सा ये जीत कर आए थे? मैं इसकी अगेन, मैं उसके यूएस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वहां क्या जीता इन्होंने? हम्म, अफगानिस्तान में क्या जीता इन्होंने? अरबों खरबों का सामान छोड़कर आए। दसियों हम्म, पचासियों हेलीकॉप्टर खड़े के खड़े रह गए। टैंक्स, बीएमपी गाड़ियां खड़ी रह गई। करोड़ों के हिसाब से वेपन सिस्टम छोड़कर आने पड़े। क्या जीता आपने? देखिए जो बात आएगी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की आएगी। वर्ल्ड ऑर्डर में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को ये देखना पड़ेगा कि ये जो सिक्योरिटी की जो छत्तर छाया थी यूएस के नाम की, ये शायद काम नहीं आई। नेटो कंट्रीज भी रियलाइज कर रहे हैं कि नेटो नेटो नेटो, सबको विश्वास था अमेरिका आया तो ठोक देगा, किसी को भी ठोक। ऐसा नहीं हो रहा। अमेरिका को भी लॉसेस हो रहे हैं, और जैसे ही लॉसेस होते हैं तो वो सारी की सारी चीजें आप पर डालना चाहते हैं। इसी तरह जो वर्ल्ड वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज हैं, मेरे जैसे एटलीस्ट, जहां पर बातें चला हम्म, करती थी कि यार यूएस से पंगा ना लेना ही अच्छा है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल तगड़ी है,
टेक्नोलॉजी तगड़ी है, मिलिट्री तगड़ी है, हम क्यों उससे पंगा लें? बनता ही नहीं है। लेकिन आज हमें ये जरूर लगता है कि अगर यूएस हमसे पंगा लेगा, जो कि टैरिफ में एक तरह से पंगा ही हो गया, तो हम खड़े हो सकते हैं। आज के बाद हर कंट्री ये चीज जरूर देखेगा कि चाहे अगर उसे चाइना के खिलाफ खड़ा होना पड़े, रशिया के खिलाफ खड़ा होना पड़े, या यूएस के खिलाफ खड़ा होना पड़े, वो खड़ा होने का ताकत, जज्बा जरूर रखे। मुझे लगता है बादशाहत सबसे बड़ा लॉस है यूएस के लिए इस लड़ाई के अंदर। वो बादशाहत के ऊपर कलंक आ गया है। उस क्राउन के ऊपर वो जो लगा हुआ था कि मैं यूनिपोलर वर्ल्ड का टॉप शॉट हूं, उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स नजर आ रहे हैं। पत्थर इतने ज्यादा पड़ गए हैं उस क्राउन पर कि कहीं कहीं उस पर डेंट भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है अब कि सिर्फ आपके कहने से आप बादशाह नहीं है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास पैसा है, बट मेरे पास एज अ ईरान, क्योंकि सब अपने आप को ईरान की जगह तोड़ रहे होंगे, कि अगर हम करने पर आ गए तो जनाब बैंड तो आपका भी बजाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और बैंड काफी हद तक बजा दिया है ईरान ने, और जिसके के उन लोगों को भी खुशी है जो शायद ईरान को कभी सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी कह रहे हैं कि बहुत सही किया है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।